का काम क्या होता है? हाँ, वेरियस एंजाइम को स्टोर करना। सबसे लास्ट पेज में सेल का, है ना। तो हमने माइक्रोबायोलॉजी बताया था एंजाइम को स्टोर करेगा, प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाएगा। फिर इसके बाद इसके पहले हमने क्या बताया था कि जो क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं, तो क्रोमोसोम को आपस में जोड़ने के लिए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के रूप में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के बीच में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर काम क्या करता है? स्पिंडल फाइबर को जोड़ने का काम करता है। फिर हमने 4 तरह के क्रोमोसोम बताए थे। कितने तरीके के? 4। अच्छा, 4 कहाँ कहाँ सुना था तुम लोगों ने? 4 प्रकार कहाँ कहाँ सुना है? हाँ, बैक्टीरिया के कितने प्रकार बताए थे? 4। और एक 4 क्या हो गया? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में एक है मेटासेंट्रिक, एक क्या है? सब मेटासेंट्रिक, एक क्या है? एक एक्रोसेंट्रिक, फिर क्या बोला? टीलोसेंट्रिक। टर्मिनल किसको बताओगे? टीलोसेंट्रिक। फिर दूसरा क्या बोलोगे? एक्रोसेंट्रिक को क्या टर्म यूज किया गया था? क्लोज टुवर्ड्स वन इन, है ना। फिर इसके बाद सब मेटासेंट्रिक क्या है? स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। अब मिडिल बोलोगे को मेटासेंट्रिक। इसके अलावा अगर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाए जाए तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होगा वो कुछ क्रोमोसोम में पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। तो ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर इसके बाद की कहानी हमारे पास ये आती है, कल हमने बताया था कि बीएसपी, बेस सुगर फास्फेट, आपस मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड आपस मिलकर क्या बनाता है? जीन। और जीन आपस मिलकर क्या बनाता है? डीएनए। और डीएनए में क्या चीज मिल जाती है तो जिससे क्रोमैटिन बन जाता है? हिस्टोन मिल जाती है तो क्या बन जाती है? क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन जो होगी कंडेंस होकर क्या बना लेगी? क्रोमोसोम। और हमने एक बात बताई थी कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कैसी होती है? बेसिक होती है। जबकि जब डीएनए की बात करते हैं तो कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो ये तुम्हारे पास क्रोमैटिन और क्रोमोसोम की कहानी हो गई थी। इसके पहले हमने बताया था कि जो तुम्हारे पास न्यूक्लियस हुआ करता है, न्यूक्लियस हमने बताया था खोजा किसने था? बोलो, रॉबर्ट ब्राउन ने। और अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड हुआ करता है उसको सबसे पहले स्टेन करने के बाद नाम दिया क्रोमैटिन। क्या किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हो तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होगा क्या? क्योंकि उसमें ट्रिक जो दोनों हमने रटी उससे अलग है ये। हमने भी बताया था कि यहाँ पर बीच में जो डबल मेम्ब्रेनस होता है बीच में पोर हो जाते हैं। पोर जो हुआ करते हैं वो किसको? डीएनए आरएनए की एंजाइम किसको क्रॉस कराने में मदद करते हैं? आरएनए और प्रोटीन को, है ना। और दोनों साइड में बोलो, जनरली क्या होता है? आरएनए बाहर जाता है और एंजाइम अंदर आता है। और ये हमारे पास हो गया क्या? और इसका एक टर्म यूज किया गया था दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को, क्या बोला गया था? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे इसको? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फिर इसके बाद अगर हम लोग नीचे की बात करते हैं तो नीचे हमने एक बात और पढ़ी थी इसी में कि जो न्यूक्लियस हुआ करता है इसमें एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस का काम क्या हुआ करता है बताओ? राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए का फॉर्मेशन। और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए का काम हुआ करता है प्रोटीन सिंथेसिस। और ये हमने बताया था जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगी वहां पर न्यूक्लियोलस के नंबर ज्यादा होंगे और साइज भी ज्यादा होगा। ये बस 2 पॉइंट याद रखना था, मैंने हटाया था। याद आ रहा है सब? पलटते चलो। सबसे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, तुम्हें बता दें, जो हम बोल रहे हैं। अगर इसको बोल रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारा फायदा कुछ अलग तरीके से हो रहा है, क्योंकि तुमने वो सारे पॉइंट सुन लिए जो हमने कल पढ़ाए थे और तुम एक बार पढ़े होगे तो और परमानेंट हो जाएगा। और सबसे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट इसी समय हुआ जाता है, क्योंकि तुमने वो सारे 2 पेज की बात 5 मिनट सुन ली तुमने, है ना। एक एक लाइन सुन ली, कोई चीज छूटी नहीं है। सही है ना? और इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट है तो बताओ जो छूट गए हो न्यूक्लियस के आगे तक के पॉइंट। देख लो, पलट लो, निगाहें अपनी एक बार उसमें दौड़ाओ। कहने का मतलब है कि तुम ढूंढो ऐसी बात जो रह गई हो, तो इससे क्या टेंशन तुम्हारा हाई होता है ना। बोल दिया, तुम्हारे लिए सुना रहे थे, अटेंशन बढ़ाओ। समझ रहे हो? हाँ, सारी चीजें हो जाती है ज्यादातर, क्योंकि उन चीजों पे ही फोकस होता है जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं। हाँ, बेसिक डाई से मान लो, क्योंकि एसिडिक होता है ना तो हमेशा तुम्हें एसिडिक चाहिए होता है। यही सेम हिस्टोन प्रोटीन वाला काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग सारे पॉइंट हमने बोल दिए। इसके पहले का तुम लोग आके एक बार सुन सकते हो। अगर हमने इसके पहले क्या क्या बताया था सुन लो। देखो, इसके पहले न्यूक्लियस के पहले हमने बताया था एक तो सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की कहानी, है ना। और हमने बताया था किसकी कहानी? हेडिंग की साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन से बोलते हैं आगे की तरफ, है ना। तो साइटोस्केलेटन में पहुंच जाओ और देखते जाओ, पलटते जाओ वो चीजें जो हमने सुनाई थी। साइटोस्केलेटन हमने कितने प्रकार की बताई थी? बोलो। 3 प्रकार। बात हो गई तुम्हारी? हेलो? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है ठीक ठीक। बस अभी 1 घंटे में, आधे घंटे में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ हाँ ठीक ठीक।
चलो देखो अगर हम लोग साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, है ना, न्यूक्लियस के बाहर। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज पाई जाएगी या तो न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए आरएनए होगा, या तो क्या न्यूक्लियोलस होगा, बस और कुछ नहीं। तो साइटोस्केलेटन जो होंगे वो 3 तरीके के हमने पढ़े थे, बताओ कौन कौन सा है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो फिलामेंट, और क्या बताओगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट कहां पाया जाएगा? केवल एनिमल्स में। बाकी क्या बोलोगे? यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। फिर हमने ये बताया था सारे प्रोटीन के बने होंगे। अगर तुम्हें बताना है प्रोटीन तो ट्यूबुलर प्रोटीन बना सकते हो, ठीक है ना। बाकी प्रोटीन बीच बीच में बहुत सारी है, लेकिन वो हमसे पूछी नहीं जाएंगी। यानी साइटोस्केलेटन के नाम पर केवल एक प्रोटीन एनसीईआरटी ने यूज किया है, जो तुम कहां पढ़ोगे अभी? किसमें पढ़ोगे? सेंट्रियोल में, नहीं सेंट्रोसोम में। तो तुम लोग क्या बताओगे उसमें? कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन। फिर इसके बाद कहानी हमने सुनाई थी सीलिया और फ्लैजिला की। दोनों के स्ट्रक्चर सेम, केवल लेंथ का डिफरेंस होता है। लॉन्गेस्ट होता है कौन सा? फ्लैजिला। दोनों का काम एक होता है, जैसे स्ट्रक्चर सेम होता है मोटेलिटी के लिए। और सीलिया फ्लैजिला की मोटेलिटी पे हमने बताया था कि ये फ्लूइड को भी, जो सराउंडिंग फ्लूइड होगा उसको भी पीछे की तरफ चलाएंगे, ओर्स की तरह काम करेंगे, चप्पू की तरह काम करेंगे, और अपना भी मूवमेंट कराएंगे। बोलो सही है? अरेंजमेंट 9+2 का था, हमने बताया था 9+2 का मतलब 9 डबलेट होगा, पेरिफेरल होगा, और 2 होगा तुम्हारा सेंट्रल जो होगा सिंगलेट होगा। 9+0 बैक्टीरिया के लिए बता देना, प्रोकैरियोट के लिए बता देना। और 9+2 की कहानी में हमें ये याद रखना था कि जो 9 था वो डबलेट था, यानी डबल था, और वो जो डबलेट था एक रेडियल स्पोक रखता था। यानी कि 9 डबलेट थे तो 9 रेडियल स्पोक थे, जो कि जोड़ता था रेडियल स्पोक किससे? सेंट्रल शीथ से। बोलो यार। और सीधी सी बात यह है कि जो डबलेट थे ये आपस में जुड़ा करते थे, तो इनको हम लोग क्या बोलते थे? लिंकर्स बोलते थे, या इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोला था? इंटर डबलेट ब्रिज। फिर इसके बाद अगर कहानी हम लोग बात करते हैं तो सिंगलेट वाला था, तो आपस जुड़ा करते थे, उसको भी लिंकर बोल सकते हो, और उनको भी अपना लिंकर बोल सकते हो। क्लियर हो गई कहानी? फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 9+2 की कहानी के बाद नीचे हुक की कहानी थी। बोले यार, हुक के नीचे क्या होता है? बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी में बोला गया था जो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा होगा? सेंट्रियोल के द्वारा होगा। सेंट्रियोल जैसा होता वैसा बनाएगा, तो इसका मतलब वो भी 9+0 का होगा बेसल बॉडी, और वो 9 जो होगा वो कैसा होगा? ट्रिपलेट होगा। क्लियर हो गया? आगे यही कहानी सेम तुम्हें। लेकिन अब जब सेंट्रोसोम की जब कहानी सुनते हो तो सेंट्रोसोम मतलब वो बॉडी, सेंट्रो मतलब सेंटर में, सोम मतलब बॉडी, जो पूरे सेल के सेंटर पे रहेगा उसको सेंट्रोसोम बोलेंगे। उसके अंदर जो इसके स्ट्रक्चर होगा परपेंडिकुलर होंगे उनको सेंट्रियोल बोलेंगे। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर को जन्म देंगे। तो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम को बताओगे, सेंट्रियोल को बताओगे? सेंट्रियोल को बताओगे। ये गलती होगी 90% लोगों से, है ना? सेंट्रियोल। देखो क्या दिक्कत है, देख लो, है ना। तो अपना देख लो एनसीईआरटी पे, सारी चीजें एनसीईआरटी बताएगी, हमें कुछ नहीं बताना, ना अपनी तरफ से ना किसी को सुनना है ना। कोई तुम्हें मिल जाए कि सर इन्होंने साइकोलॉजिस्ट पीएचडी किया है और इन्होंने बताया है, तो भैया तुमने गलत पीएचडी किया है। गलत पीएचडी का मतलब यह है कि तुमने एनसीईआरटी नीट के बारे में तुमने गलती, है ना। हाँ, नीट तुम्हारा है, तुम अपने हिसाब समझो। अब आ जाओ, इसका मतलब अब आगे आ जाते हैं। तो हमने सब कुछ समझा दिया था, बस एक अंतर ये याद रखना है, जो तुम्हारे पास सीलिया फ्लैजिला है और तुम्हारे पास सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का हाँ सेंटर वाला पार्ट जो होगा एक हब होगा, एक एक्सोनिम होगा। हब और एक्सोनिम। हब को प्रोटीनियस बोल सकते हो, जहां भी तुम्हें मिलेगा प्रोटीन बताना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये होगी अब जो, है ना, अगर हम लोग पूछेंगे एग्जाम के दिन, कंफ्यूज कराना चाह रहे हैं तो घुस घुस के बातें पूछेगा वो। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से 9+2 का 9+0 का अरेंजमेंट, है ना, तो 9+0 का अरेंजमेंट तुम सीलिया बताओगे कि फ्लैजिला बताओगे कि सेंट्रोसोम बताओगे? सेंट्रोसोम नहीं बताओगे, इसका मतलब ना क्या बताओगे? सेंट्रियोल, है ना। क्योंकि यहां पर ये तुम्हारे पास ये सेंट्रोसोम का पूरा अरेंजमेंट है, इसके अंदर जो सेंट्रियोल है तुम्हारे पास, अगर इस सेंट्रियोल को अगर यहां से काट करके लाओगे इस तरीके से, मान लो ये तुम्हारा जो हमने दिखाया है गोल गोल सा, इसके अंदर ऐसे ट्रिपलेट का अरेंजमेंट होता है। बस बात समझ में आई? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये अरेंजमेंट होना चाहिए। सेंट्रोसोम मत पढ़ना, हेडिंग ज्यादा सेंट्रोसोम की दिखेगी, लेकिन सेंट्रोसोम में सारी प्रॉपर्टी किसकी दी गई है? सेंट्रियोल। चाहे पढ़ो। अगर तुमसे पूछा जाए परपेंडिकुलर, कार्ट व्हील, है ना, 9+0 अरेंजमेंट, हब, प्रोटीनेशियस, ट्यूबुलिन, किसका है? नाम केवल है, बाकी काम किसका है? समझ में आई बात? तो ये तुम्हें याद रखना है, सारी प्रॉपर्टी किसकी है? सेंट्रियोल की। सब ऐसे धीरे धीरे, ये सुनने का फायदा होता है, ये समझने का फायदा होता है। क्वेश्चन गलत होने के चांस 0। गलत तो किस तरह करा सकते हैं तुम अगर सोचो तो। चलो आ जाओ। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेरे ख्याल से तुम लोग राइबोसोम याद ही कर डाले होंगे। राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था? पैलेट ने। क्या बताया था? पैलेट ने, जॉर्ज पैलेट ने, ठीक है ना। और राइबोसोम तुम्हें याद है 70s कहां पाया जाएगा? तो प्रोकैरियोट बताओगे और पीसीएम बताओगे। 30, 40, 50, 60 किसके लिए बता दिया? 70 और 80 के लिए। 80 यस। यस का मतलब क्या बताओगे? यस का मतलब बताओ तुम। यस का मतलब एनसीईआरटी में ढूंढो, पढ़ो एनसीईआरटी सब कोई। यस का मतलब सिडबर्ग यूनिट। अरे तुम ब्रैकेट देखो, लिखा तो है वहां, या मैं गलत? सुनो पहले, यस का मतलब क्या है? सिडबर्ग। जैसे क्या है,
तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अगर जूल लिख दिया तो जूल एक यूनिट है, लेकिन किसकी यूनिट है? एनर्जी की। समझ रहे हो? तो यस जो है वो सिडबर्ग को बताएगा, लेकिन उसमें बताया क्या जाता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बताया जाता है। समझ लो 90% लोग इसको गलत करेंगे, बता दें। देखो जूल एक यूनिट है, कोई गलत नहीं करेगा। जूल एक एनर्जी की यूनिट है, ये बात ज्यादा बेटर है यूनिट से। यस का मतलब क्या होता है? सिडबर्ग। और ये बताता किसको? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताता है। खत्म। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है ये अभी रुके रहो, केमिस्ट्री में किसी दिन बता देंगे सेडिमेंटेशन। पहले तुम रटो कि यस का मतलब क्या होता है? सिडबर्ग। यस का मतलब क्या होता है? सिडबर्ग। समझ में आया ना? तो ये तुम्हें मतलब लेकर यस का मतलब अब तुम दिमाग में, क्योंकि यस यस दोनों मिल रहा है, तुम आंसर देते रहोगे जिंदगी भर, सेडिमेंटेशन को फिर से गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बताओ, ये डेंसिटी को बताता है कि साइज को बताता है? दोनों को बताता है। डेंसिटी और साइज दोनों को बताता है, इसको ध्यान रख। अच्छा, ज्यादा किसका सेडिबर्ग कोएफिशिएंट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट किसका ज्यादा होता है? प्रोकैरियोट का, यूकैरियोट का? यूकैरियोट का। डेंसिटी और साइज किसका ज्यादा हो? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट? यूकैरियोट। एटीएस उसी लिए रखा गया। समझ में आई बात? तो इस तरह से तुमको याद रखना है। चलो, इसके पहले तुम लोग को एलजीटीबी याद होगा ना यार? एलजीटीबी याद होगा। और ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के सेंटर पार्ट को क्या बोलोगे? मैट्रिक्स। और जबकि अगर थैलेक्वाइड के सेंटर पार्ट को क्या बोलोगे? ल्यूमेन। क्या बोलोगे? ल्यूमेन। और अगर हम लोग बात करते हैं कि सॉसेज शेप किसका बोला गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये बता दो, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल, तो किसको बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं? और अगर हम लोग कहानी सुनते हैं कि जो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो क्या होते हैं? पीसीएम। पी का मतलब पेरोक्सिसोम, सी का मतलब क्लोरोप्लास्ट, एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। बोलो, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते क्यों? बताओ। एंजाइम कब लिखा है? यही तुम चाहते, यही तुम्हें हमने तीन चीजें बताई है बस। सेमी ऑटोनॉमस एंजाइम, क्योंकि जब उसके पास डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होगा तो एंजाइम क्यों लेके चलेगा? तुम्हारे पास गैस सिलेंडर, चूल्हा, आटा सब रखा है, तो तुम रोटी पैक करके क्यों चलोगे? तुम जब जरूरत हो बना लोगे। बोलो, जब तुम्हारे पास डीएनए, आरएनए, अपना राइबोसोम है, तो तुम बनाते रहो, एंजाइम की जरूरत होगी। इसीलिए तो ये सेमी ऑटोनॉमस है ना? अर्ध स्वायत्त इसको बोला जाता है। स्वायत्त कुछ संस्थाएं होती है ना, अर्ध सरकारी जिसको बोल सकते हो, अगर हिंदी में बोल। कहने का मतलब क्या? आधी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होती है, आधा खुद चलती है। तो इसी तरीके से ये सेमी ऑटोनॉमस होती है, यानी सेल पे आधा कंट्रोल होता है इन पे और आधा नहीं होता है। चलो, अपने से। और अगर तुम्हें डिवाइड कराना है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो कैसे डिवाइड करोगे? फिजन के द्वारा। कैसे डिवाइड कराओगे? फिजन के द्वारा। याद हो गई बात? हाँ, एंजाइम्स नहीं बोलोगे। एंजाइम होता है, पर समझ, वही तो कह रहे हैं। अच्छा, एंजाइम बनते कैसे हैं? प्रोटीन के होते हैं। प्रोटीन किससे बनता है? आरएनए से। आरएनए किससे बनता है? डीएनए। हम ही कह रहे हैं वो एंजाइम लेके क्यों चलेगा जब उसके पास बनाने का? तो आंसर तुम पढ़ो, तो वहां पर उसको क्यों बोला गया? ये लाइन ढूंढो जल्दी से, कहां है ये? अपने से कुछ हमें बोलना नहीं है। चलो, ये लाइन कुछ ऐसी खास इन्होंने लिख के दिया नहीं है ना, लेकिन हाँ, लिखा नहीं है। नहीं, उसको याद रखना जरूरी है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको याद करना ही करना है ना? इसमें कोई शंका नहीं करनी है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो आगे की अगर हम जो बात करते हैं, तो अब थोड़ा सा सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं। नहीं, आ जाओ।